नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी गुरुकुल क्लासेस 9 to 6 यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम आईडी पर। ये लगातार जो आपके लिए मैं क्लासेज मैंने शुरुआत की है, आप सब को पता है कि कक्षा 6 से लेके 12 तक के जो हाफ ईयरली एग्जाम हमेशा दिसंबर महीने में कंडक्ट हुआ करते थे, अब की बार वो एक नवाचार राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में किया, जिसकी वजह से वो नवंबर के अंदर एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू होने जा रहे हैं। उसके बाद में आपके एनुअल एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम रहते हैं वो फरवरी के महीने में, जो हमेशा मार्च में हुआ करते हैं वो फरवरी के महीने में हो रहे हैं। तो कुल मिला के 1 महीने पहले एग्जाम का कंडक्ट होना, और विद्यालयों के अंदर जो, क्योंकि अचानक ये आदेश आता है पिछले 10-15 दिन के अंदर ही, जो भी जिस भी तरह से परामर्श करके शिक्षक संघों के साथ में और राजस्थान सरकार ने ये आदेश निकाल दिया। तो पाठ्यक्रम जिस तरीके से हम लोग करवा रहे थे, चूँकि हालाँकि हाफ ईयरली से पहले बोर्ड कक्षाओं का पाठ्यक्रम हमेशा पूरा हो जाता, लेकिन अब उसी पाठ्यक्रम को 1 महीने पहले कंप्लीट करवाना है। तो मैं समझता हूँ, चाहे हम कितना भी तसल्ली बख्श करवाएँ, 1 महीने पहले करवाने का मतलब है कि थोड़ा-सा तो गति देनी पड़ेगी। तो मेरी कक्षाएँ जो है वो लगातार कक्षा 6 से लेके 12वीं तक जो बच्चे हैं, उनके लिए इंग्लिश क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर मिलने वाली है। इसके अलावा यदि आप फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म पर भी रहते हैं, तो फेसबुक पर भी मेरी क्लासेस आपको मिलेगी। और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज़ में तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश ग्रामर भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक के ऊपर मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये वीडियो, हालाँकि जो मैंने बैकग्राउंड आपके सामने ये भूमिका तैयार की है, मैं समस्त मेरे साथी जो भी मेरे को देखें, मैं कहूँगा कि ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। हर दिन आपको कोई न कोई टॉपिक से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना? हालाँकि मेरा प्लान तो लाइव क्लासेस लेने का था, लेकिन मेरा सेटअप सही तरीके से सेट नहीं होने की वजह से मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालने वाला हूँ। और जो चीज़ें आपको विद्यालय के अंदर हो सकता है कि टाइम के अभाव की वजह से क्लास में नहीं करवाई जाए, या करवाई गई है तो थोड़ा रैपिडली टीचर्स के द्वारा करवा दी गई हो, तो यहाँ तसल्ली बख्श आपको वीडियो मिलने वाले हैं। हर टॉपिक के वीडियो आपको, अगर वीडियो बड़ा होता हुआ होगा तो मैं उसको पार्ट बना के भी डालूँगा, ठीक है ना? तो आपकी विशेष रूप से जो 12वीं कक्षा तक इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक लगते हैं, उन टॉपिक्स की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और जो भी आपके ज़रूरत के वीडियो हैं, आपके जितने भी साथी हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ने की मन में हो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वो टॉपिक आपके लिए निश्चित रूप से लाइव के अंदर या रिकॉर्डेड वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवाऊँगा। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपकी प्रत्येक क्लास के अंदर एक टॉपिक निश्चित रूप से डाला जाता ही जाता है, और वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और वो है पैसिव कंस्ट्रक्शन का टॉपिक, पैसिव वॉइस का टॉपिक, ठीक है? क्या होता है पैसिव वॉइस? आप सब लोग जानते हैं, वॉइस जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ हम खोल-खोल के हर एक बात अगर बतानी शुरू कर दें, तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है और इतनी देर तक वीडियो को देखा भी नहीं जाता, बोरिंग थोड़ी फील होनी शुरू हो जाती है। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, वॉइस के जो क्वेश्चन्स आते हैं, वॉइस जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होता है आपके पास एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस रिलेटेड सेंटेंस को अपने को चेंज करना होता है पैसिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस के वाक्य को किस में चेंज करना होता है? पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, ठीक है ना? अलग राजस्थान का निवासी हूँ, और राजस्थान के अंदर थोड़ा-सा इंग्लिश की अगर ग्राउंड की बात करूँ, मैं ग्राउंड लेवल पर जाके हम देखते हैं, तो राजस्थान में ज़्यादातर जिस क्षेत्र में मैं इस समय कार्यरत हूँ, पश्चिमी राजस्थान में इंग्लिश में बच्चे थोड़े वीक हैं। तो हालाँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि वो 0 लेवल से ही बतानी पड़ती है, ठीक है ना? परंतु जो मेन टॉपिक की बात है, जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मोटी-मोटी बात इसमें क्या होती है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर एक्टिव वाक्य दिया हुआ है, उस एक्टिव वाक्य को अपने को पैसिव वाक्य के अंदर चेंज करना होता है। कैसे चेंज करते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस पैटर्न है, मैं यहाँ पर एक अफ़र्मेटिव सेंटेंस पैटर्न की चर्चा कर रहा हूँ। आपके पास कोई अफ़र्मेटिव जो वाक्य होता है, तो वो इस तरह से होता है। सबसे पहले वाक्य में आपके पास सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट के बाद में आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में मेन वर्ब होती है और उसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। ये इस तरह का एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। हो सकता है कि यहाँ आपको ये भी समझाया गया होगा कि एक वाक्य में 3 एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये वर्ब जो आपका एलिमेंट है, इसके अंदर ये दोनों टाइप की वर्ब्स जो होती है वो इंक्लूड होती है। हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, ठीक है ना। इस पर भी मेरे वीडियो है यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगे पूरा का पूरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से, तो वो पूरा डिटेल में मेरा समझाया हुआ है। अब अपने को क्या करना होता है, किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले तो आपको जिस चीज की जानकारी होनी चाहिए वो आपको, जो आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, टेंसेस के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है ना। अब गुरुजी अचानक हम टेंस तो याद कर नहीं सकते, तो फिर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रिक मेथड से बताऊंगा, सीधा तरीका बताऊंगा कि जब आपको टेंस के बारे में ज्ञान नहीं है उसके बावजूद भी यदि किसी एक्टिव वाक्य को पैसिव वाक्य में बदलना पड़े तो हम लोग कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। पहले तो मैं सीधा तरीका बताता हूँ। सामान्यतः होता क्या है, एक्टिव को पैसिव बदलने के लिए जो मुख्य रूप से जो स्टेप आपको उठाने होते हैं वो क्या होते हैं। जब किसी एक्टिव वाक्य को आप पैसिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो स्थान होते हैं वो परस्पर चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट जो होता है अक्सर वाक्य के शुरुआत में होता है, वो बाद में चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में होता है वो पहले आ जाता है। मेन काम तो होता है ये, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी आपके एक्टिव वाक्य में चाहे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है या फिर नहीं दी हुई, जब आप एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदलोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू टेंस लगती है। तो वो मैं आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे मैं बताता जाऊंगा आपको कि किस वाक्य में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का अपने को यूज करना है। और जब मेन वर्ब की बात आती है तो किसी भी आप पैसिव वॉइस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमेशा मेन वर्ब का जो तीसरा रूप होता है, पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, वो हमेशा यूज आती है। हो सकता है कि जितनी बात मैंने अभी तक आपको बताई है हो सके कि आपके वो समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव में बनाने के लिए जो आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में बारीकी से मूल या बेस रूप से आपके पास किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। मैं शुरुआत करूंगा पैसिव वॉइस, और आपका जो सेंटेंस है वो मान लीजिए कि आपका सेंटेंस दे रखा है इंडेफिनेट जो टेंस होता है, सिंपल टेंस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। इंडेफिनेट या सिंपल जो टेंस होता है उसका यदि वाक्य दिया हुआ हो, ये मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी है इंडेफिनेट टेंस, इसको हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं। और ये जो सिंपल टेंस है, जब आपको इसका वाक्य दिया हुआ मिले तो मैं वाक्य की पहचान बता देता हूं किस टाइप का वाक्य होगा जो सिंपल टेंस का होगा। आपके एक्टिव वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी मिलेगी और ऑब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा। एक टाइप तो ये होगा यदि आपका सिंपल टेंस का वाक्य है तो, और यदि आपका वाक्य इस टाइप में नहीं है लेकिन सिंपल टेंस का ही है तो फिर आपको दिया हुआ मिलेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद दिया हुआ मिलेगा ऑब्जेक्ट। यदि इस तरह के पैटर्न पर आधारित आपके पास वाक्य आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस तरह का यदि वाक्य आ जाता है तो उस एक्टिव वाक्य को पैसिव में कैसे बदलेंगे। बहुत ही आसान सा काम है। क्या करना है, मैं यहां पर आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, ठीक है ना। वो स्टेप्स आप अच्छी तरह से सेट कर लेना दिमाग के अंदर। पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है चाहे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चाहे सेकंड फॉर्म है, आपको तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म मैंने इसलिए बताई है ताकि पता चल जाए कि वो वाक्य आपका सिंपल टेंस या इंडेफिनेट टेंस का वो वाक्य है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपके वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उस ऑब्जेक्ट को वहां से पिक करो और सब्जेक्ट की जगह लेके आ जाओ। पहला काम ये करना है, ऑब्जेक्ट को सीधी भाषा में कहें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। दूसरा कार्य आपको करना है, इसके तुरंत बाद अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सर जी हेल्पिंग वर्ब लगाएं क्या, क्योंकि दो टाइप के आपने हमें वाक्य बताए हैं और दोनों ही टाइप के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो फिर हम लगाएंगे क्या।
तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के दो पेयर बता देता हूँ। एक तो मैंने यहाँ पर पेयर लिखा है इज एम आर और दूसरा पेयर लिखा है वॉज या वर। कुल मिला के दो जोड़े बनाए हैं मैंने हेल्पिंग वर्ब के। जब आपके वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दे रखी हो, उस वाक्य का एक्टिव से पैसिव में चेंजेस करना हो, तो पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, दूसरा काम आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सर जी कौन सी लगाएं? तो हेल्पिंग वर्ब यदि इन दो काइंड सेंटेंस में से कोई भी एक तरीका दे रखा हो, तो हेल्पिंग वर्ब या तो इज एम आर इन तीनों में से कोई एक आएगी या फिर वोज वर में से कोई एक आएगी। तो सर जी ये तो हमें पता है कि वोज कब लगता है, वर कब लगता है, इज एम आर कब लगता है, लेकिन इज एम आर लगाएं या फिर वोज वर में से लगाएं, तो इसके लिए सीधा सा आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपके वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आप इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो फिर हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है वॉज वर्ब में से कोई एक। हो गई बात क्लियर? अब जब आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो इसके बाद आपके सेंटेंस में ऑलरेडी चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है चाहे सेकंड फॉर्म दे रखी है, उस वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म को आप क्या करेंगे, थर्ड में बदल देंगे। कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपने को क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रेपोजिशन लगानी है, और वो प्रेपोजिशन क्या लगाओगे आप, बाय लगाओगे। 99% बाय लग जाएगा, 1% वो, हालांकि मैं 12वीं तक के लेवल की बात करूं तो आपके 22 से काम चल जाएगा, ठीक है ना। कंपटीशन लेवल में आके 1% मैंने साइड में छोड़ा है, और जो इतना जानता है उनको ये भी पता है कि वो 1% कौन सा होगा। तो आप तो एक बार के लिए इतना ही सोच लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाना है। इसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, वो ये करना है, आपके वाक्य में जो सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये 5 स्टेप आपको दिए गए सेंटेंस पर यूज करने हैं, आपका वाक्य एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, चौथा बाई लगाना है, और पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए फटाफट दो टाइप के वाक्य हैं, दोनों टाइप के वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव के अंदर बदलते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। देखिए मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, रमेश कुक्स फूड फॉर मी, ठीक है, ये वाक्य दिया हुआ है, और इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलेंगे, पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो वाक्य है क्या वो सिंपल टेंस का है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो हमने 5 स्टेप यहाँ पर बनाए हैं वो सिंपल टेंस के ऊपर अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। तो सर जी सब्जेक्ट के तुरंत बाद कुक दे रखी है जो कि अपने आप में प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब सिंपल टेंस हो गया ये। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए पांचों स्टेप फटाफट काम में ले लीजिए। पहला काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इस पूरे वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है सर जी फूड। कैसे पता चला, ऑब्जेक्ट जो होता है अक्सर हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इस बात में, इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वाक्य में ऑब्जेक्ट होता कहाँ है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपके वाक्य में दी गई जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के तुरंत बाद और आगे कोई प्रेपोजिशन दी हुई मिले, उसके ठीक पहले तक जो भाग है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ कुक्स आपके पास मेन वर्ब है और फॉर प्रेपोजिशन दे रखी है, इसके बीच में जो फूड है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट बनाना है, और इसको सब्जेक्ट बनाना है तो इस फूड को आगे ले आओ, बस ये बन गया सब्जेक्ट। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब भी आपके पास दो ब्रैकेट में दे रखी है, तो वॉज वर्ब में से लगाए या इजेमआर में से लगाए, तो ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो मैंने आपको बताया इजेमआर में से लगानी है। यहाँ सेकंड फॉर्म दी होती तो वॉज वर्ब में से लगाना होता, ठीक है ना। तो अब फूड के साथ में इज एम आर में से कौन सी लगेगी, तो फूड सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आप सिंगुलर वर्ब इज यूज करोगे। आ गई बात समझ में। इसके बाद आपको करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब आपके पास कुक्स दे रखे हैं, कुक की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या है, हो जाएगी गुरुजी, कुक्ड हो जाएगी। इसके बाद अगला काम आपको करना है, बाई लगाना है, ये हमने बाई लगा दिया। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट दिया हुआ है रमेश, पिक करो आगे से पीछे लगा दो, आपका उत्तर सही हो गया, ठीक है ना। अभी आपके वाक्य में कुछ और बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको आप लास्ट के अंदर लिख दीजिए, आपका उत्तर सही हो गया। इन 5 स्टेप को आप फटाफट काम में ले लीजिएगा, आपका वाक्य एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। चलिए एक टाइप और वाक्य मैं लिख देता हूं। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, आई प्लेड फुटबॉल इन
इंडियन टीम, ये मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, ठीक है ना। इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है, सीधी सी बात है। वर्ब और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपल टेंस है, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, करना यही है, ये 5 स्टेप पढ़े। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के तुरंत बाद, प्रेपोजिशन से पहले। ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, पिक किया, आगे लेके आ जाओ इसको। ये हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा स्टेप क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब अपने पास इजेमार वॉज वर्ब में से कौन सी लगानी है, देखो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड दे रखी है, इसका मतलब आपको वॉज वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फुटबॉल इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, वॉज। तीसरा स्टेप क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्ले आपके पास वर्ब है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको बाई लगाना है, ये बाई लगा दिया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, आई। आई का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, मी। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रोनाउन से संबंधित थोड़ा ध्यान रखना है। जब आप प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में लेके जा रहे हैं तो आज जैसे ही का हिम बन जाएगा, सी का हर बन जाएगा, यू का यू रहेगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव केस को आपको सब्जेक्टिव केस में लेना है। मान लो ऑब्जेक्ट आपके पास मी दे रखा है तो उसका जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आई बन जाएगा वो, ठीक है ना। वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बाई मी तक समझ आ गया। अब आपके पास क्या बचा है, इन इंडियन टीम। तो ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे, इन इंडियन टीम। ये हो गया आपका वाक्य। निष्कर्ष वापस डिटेल में शॉर्टली बता देता हूं। किसी भी सिंपल टेंस के वाक्य का एक्टिव से पैसिव जब बनाना हो, सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, 5 स्टेप काम में लीजिएगा। आपके सिंपल टेंस के वाक्य का एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। सर जी सिंपल टेंस कौन सा होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी मिलेगी आपको। सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी मिलेगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी मिलेगी। आ गया समझ। और भी यदि कोई इससे संबंधित क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और आगे मैं अगले वीडियो में आपको लेके चलूंगा। किसी भी एक्टिव वाक्य का पैसिव में बदलना है लेकिन वो टेंस सिंपल नहीं होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूअस टेंस का यदि वाक्य हो तो वो कैसे बनेगा। दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।